चांद पर ग्रहण लगने वाला है, धरती की परछाई पड़ने वाली है, चांद सूरज के बीच अपनी पृथ्वी आने वाली है। ऐसा संयोग 122 साल बाद हो रहा है। आज इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो रात 9:57 से शुरू हो जाएगा। इस वक्त सूतक काल चल रहा है। दोपहर 12:58 से ही ये शुरू हो गया। इसके साथ ही मंदिरों के कपाट बंद हो गए। चंद्र ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताएं भी कई हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं, और इस खास पेशकश में हम दोनों पक्षों को आमने सामने रखेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी होंगे, धर्मगुरु भी होंगे और खगोल वैज्ञानिक भी होंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से आपका परिचय कराएं। नंदिता पांडे ज्योतिषी हैं, हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिषी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा कौशिक ज्योतिषी, वो हमारे साथ हैं। साध्वी जया भारती धर्मगुरु, वो हमारे साथ होंगी। नीरज राठिया खगोल शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नंदिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो चंद्र ग्रहण है ये क्यों खास है? चंद्र ग्रहण है, एक तो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ऊपर से भारत में इसका काफ़ी असर है। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण पिछले 2-3 साल से पड़ नहीं रहा था, और ये 2-3 सालों के बाद एकदम से इस तरह की स्थितियां बनी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खास इसमें यह है कि इस चंद्र ग्रहण से जो इम्पैक्ट हो रहा है, लगभग आप पूरी दुनिया में कहेंगे 85% लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि आप अमेरिका और ऊपर कनाडा को छोड़ दें और साउथ अमेरिका को छोड़ दें, तो पूरा विश्व उसके अलावा इस ग्रहण के प्रभाव के अंदर आ रहा है। यानी कि जो भी आपदाएं आएंगी, जो भी बदलाव आएंगे, अचानक से उतार चढ़ाव आएंगे, वो लगभग सारी ही जनता जो विश्व में है, वैश्विक स्तर पे इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो अगर हम देखें ग्रहण पे, तो आप देखेंगे कि जैसे हम बोलते हैं हमेशा शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है, टैरिफ्स इकोनॉमी में उथल पुथल होती है, आपके किसी राजनेता या राज सत्ता में बदलाव आता है, राजनेता या किसी सेलिब्रिटी की मृत्यु होती है। और अभी अरमानी जी की मृत्यु 2-3 दिन पहले ही हुई है, बिल्कुल ग्रहण के पास। तो ये इस तरह के इंडिकेशन देते हैं। लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं, आप शांति नहीं होती, प्राकृतिक आपदा है। अब ये ग्रहण जो है पड़ रहा है, जब शुरुआत हो रही है शतभिषा नक्षत्र से, और फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि एक्वेरस में जा रहा है, कुंभ राशि में ग्रहण हो रहा है। कुंभ राशि होती है वायु तत्व की राशि। वायु तत्व का मतलब हो गया स्काई, स्पेस, आकाश। और जब ग्रहण पड़ता है चंद्रमा की वजह से पड़ता है, तो पानी, तो जो क्लाउड बर्स्ट इतने ज़्यादा हमने ऑफ लेट देखे हैं, या फिर एक सुनामी जैसी सिचुएशन जापान में भी आई थी अभी 1-1.5 महीने पहले, ये सब ग्रहण का असर। जब भी ग्रहण पूर्ण ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण, तो आपका 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक का इसका असर रहता है। अब आप ये देखें कि केवल यहीं तक का असर नहीं है, ये जाएगा आपका अप्रैल मई तक का। क्यों? क्योंकि फरवरी के महीने में भी एक और पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जिसका असर भारत में बहुत ज़्यादा होने वाला है और काफ़ी हद तक का विश्व में उसका असर रहेगा। तो ये डबल इम्पैक्ट जो बन रहा है ना, डबल वामी की तरह। और इसी के पश्चात 15 दिन में आपका सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। तो सूर्य ग्रहण भी जब साथ में आता है, हालांकि दोनों हमेशा आसपास ही होते हैं, 15 दिन के उसमें होते हैं। जो ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण होता है, वो हमेशा पूर्णमासी को होता है, और अमावस्या को आपका सूर्य ग्रहण पड़ता है। मैम, इसको हम थोड़ा और आसान तरीके से, क्योंकि आप एक ज्योतिषी हैं, तो आप कुछ ऐसी भाषा भी समझाएंगी जो हो सकता है आम लोगों को ना समझ में आए, इसलिए बहुत ही आसान शब्दों में ये समझना चाहेंगे। क्योंकि आपने एक चीज जो बताई, ये हमेशा असर डालता है। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उसका असर केवल जब ग्रहण लग रहा है तब नहीं, उसके आगे पीछे भी हम देखते हैं। राजकुमार जी, ये जो असर है, ये जो हमने अभी पहले देखा, जिस तरह की आपदा अभी हमें हमारे पहाड़ी राज्यों ने झेली है, ये असर हमने देखा है। ये अब जब ग्रहण पड़ रहा है, तो ये असर और ज्यादा खतरनाक होगा, या इसके बाद जब खत्म होने की बेला आएगी उसके बाद भी असर कुछ महीनों तक रहेगा? वो जो महीना होगा वो क्या और खतरनाक हम माने कि हो सकता है, और हो सकता है तो किन किन लिहाज से हो सकता है? जी देखिए अर्पिता जी, ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण एक खगोलीय घटना है जी। और हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन हमारा जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो आकाश में गोचर करने वाले 27 नक्षत्र, 12 राशि और नवग्रहों के द्वारा होता है। अब ऐसी स्थिति में आप हमेशा देखिए कि ब्रह्मा जी के 4 युगों में वर्ष के 360 दिन जो होते हैं, उन वर्ष के 360 दिनों में 12 पूर्णमासी आती हैं। 12 महीने होते हैं, 12 पूर्णमासी आती हैं। लेकिन ग्रहण हर पूर्णमासी को नहीं लगता, जबकि चंद्र ग्रहण लगता ही पूर्णमासी को है।
लेकिन हर पूर्णमासी को नहीं लगता। वह कब लगता है? ये राहु और केतु क्या हैं? ये दो बिंदु हैं, एक उत्तर बिंदु है और एक दक्षिण का बिंदु है। और ऐसी स्थिति में जब सूर्य और चंद्रमा के मार्ग में यह दो बिंदु जो कि एक दूसरे को काटते हैं, सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को, तब जाकर के जब इनका स्पष्ट 14 अंश से कम चंद्रमा और सूर्य का स्पष्ट राहु और केतु से 14 अंश के अंतराल में कम हो जाता है, तब ग्रहण लगता है। एक राशि 30 अंश की है और ये पूरा ब्रह्मांड 360 अंश का है। ऐसी स्थिति में जब वह 30 अंश से घट करके 14 अंश से कम यानी 10 अंश से भी कम आ जाता है, तब ग्रहण की स्थिति बनती है। और इस वर्ष शतभिषा नक्षत्र के अंतिम चरण में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में, जो कि नक्षत्र किसे कहते हैं? जो आकाशमंडल में स्थिर हैं, वो चलते फिरते नहीं हैं, और ग्रह उसे कहते हैं जो गतिमान है, चलते रहते हैं, जिनकी गोचर है, जिनका समय है एक राशि में कितने दिन रहने का। शनि है 2.5 वर्ष, सूर्य है 30 दिन 29.5 दिन, बृहस्पति 13 महीना, इसी प्रकार चंद्रमा है 2.25 दिन। अब देखिए क्या है कि भूमेर पिंडा शशांक ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ये चंद्र ग्रहण तो पढ़ते हैं, वर्ष में 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भूमेर पिंडा शशांक ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा सबसे नजदीक है और उसके ऊपर बुध है। ज्ञा, ज्ञा का अर्थ होता है बुध। कवि, फिर उसके ऊपर शुक्र है, उसके ऊपर जाकर के सूर्य है, तो सूर्य चौथे नंबर में आता है। कुजे जारकी, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर उसके ऊपर जाकर के शनि है, और शनि के ऊपर 27 नक्षत्रों का नक्षत्र मंडल है। तो इस प्रकार से वह पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक जलचर, चाहे जलचर जीव हैं, चाहे प्राणी हैं, अंडज हैं, स्वेदज हैं, उद्भिज हैं, जरायुज हैं, वनस्पतियां हैं, वो सभी को प्रभावित करते हैं। और चंद्र ग्रहण चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पृथ्वी के बहुत नजदीक है, और उसी को राहु का जो स्पष्ट है वह इस वर्ष इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ण चंद्र ग्रहण इसलिए भी है क्योंकि राहु का स्पष्ट चंद्रमा से 6 अंश के दूरी पर आ रहा है, तो बहुत ही नजदीक आ रहा है, इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और इस पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी राशि का। कितना सावधान रहना मनीषा जी जरा ये बताइए, क्योंकि सीधे तौर पर जो आम मानुस है उसके मन में सवाल रहता है कि चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, वो हमारे जीवन में कितना असर डालेंगे, अच्छा लेकर आएंगे, शुभ लेकर आएंगे कि अशुभ लेकर आएंगे, ये समझाइए जरा। देखिए, जब समुद्र मंथन की बात करें अगर हम, तो उसमें विष भी था और अमृत था। अब ये तो देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आपको इसे किस तरीके से लेना है। जितने सालों से हम आपके चैनल पे शो कर रहे हैं ना, आई थिंक नंदिता जी और मैं हर बार आके यही कहते हैं कि इट्स हाई टाइम हमें इन्हें नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो आएंगे। हम जब भी आपसे बात करते हैं, हम अपनी इस साल की गणनाओं को आपके आगे रखते हैं। उसका मतलब आपको डराना नहीं होता, बल्कि कुछ इवेंट्स जो एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं, हम वो बताते हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण सच में खास है। क्यों खास है? जो नंदिता जी ने आपको समझाया कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है ये है, और कितने सालों बाद जो है इसमें भारत पर इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा जो मैं अगर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकली आसान शब्दों में इसे समझाऊं, तो मेरे हिसाब से इस बार एक प्लानिटरी कैबिनेट मीटिंग बैठ रही है। ये सारे ग्रह जो है ना, वो एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली जो है वो कनेक्ट करेंगे। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं। चंद्रमा यानी मून, ग्रहण राहु लगा रहे हैं, तो 2 प्लैनेट्स गिनती में आ गए। थर्ड, ये जो ग्रहण है ये संडे के दिन लग रहा है, यानी सूर्य की एंट्री हो गई। सितंबर के मंथ में लग रहा है, जो कि 9th मंथ है, तो मार्स भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर 2025 को। डेट भी 7 है, डेट का टोटल भी 7 है। न्यूमरोलॉजिकली नंबर 7 जो है वो केतु रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रहण लग रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है, तो गुरु की भी एंट्री हो गई। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो 25th नक्षत्र है, यानी कि अगेन केतु जो है वो नंबर 7 डोमिनेटिंग हो जाते हैं। ये ग्रहण लग रहा है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, जो शनिदेव की राशि है। तो ये 8 प्लैनेट तो जो है वो साथ साथ जुड़ रहे हैं।
जब ये ग्रहण की हम जिस समय ये ग्रहण पड़ेगा, अगर हम उस वक्त की कुंडली तैयार करें तो ये वृषभ लगन बनता है, टॉरस असेंडेंट बनता है, तो यानी वीनस भी जुड़ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या बड़ा ये महासंयोग जो है वो बन रहा है कि जब 9 के 9 प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ जब बैठे हों टेबल पर तो बड़े बड़े इवेंट्स तो नजर आएंगे। ये बात जो है वो हमें नजर आती है। अब नंदिता जी ने ऑलरेडी बताया कि काफी सारी चीजें जब भी चंद्र ग्रहण आते हैं, खासकर 15 दिन में जब सूर्य ग्रहण भी आए, तो बड़े बड़े इवेंट्स हमने कितने सालों में जो है वो देखे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल होती है, फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो चीजें आती है, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे इस बार की अगर हम बात करें तो जल से नुकसान जो है वो अभी आगे भी नजर आता है। कोई ना कोई धार्मिक स्थल के आसपास जो है वो घटनाएं होती हुई नजर आती हैं। कहीं ना कहीं पानी से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स इस वक्त जो है वो नजर आते हैं, ब्रिज का टूटना, कोई शिप में जो है वो आग लग जाना, ये सारी चीजें जो है वो आएंगी। लेकिन अच्छी चीज जो आप कह रहे थे कि हमें क्या डरना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हर बार एक बात कहते हैं कि ग्रहण जो है उसे एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए अपने मन को स्ट्रांग करने के लिए। मैं हमेशा ये एक बात कहती हूँ कि चंदा को, अब हम अगर बचपन से बात करें ना, चंद्रमा को हम चंदा मामा के नाम से जानते हैं, और ये एक लौते रिश्तेदार है हमारे जो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते नहीं, बाद में तो प्रियतमा भी हो जाते हैं। जी, रूप तो बहुत बदलते हैं। हम इन्हें करवा चौथ पे इनकी पूजा भी करते हैं, चांद का इंतजार करते हैं। पर अगर बचपन से मैं बात कहूँ तो चंद्रमा जो है वो चंदा मामा का रोल अदा कर रहे हैं, और ये एक लौते रिश्तेदार है जो हमारी लाइफ में ना इंटरफेयर नहीं करते। चंद्रमा जो है वो खुद ही मन के कारक हैं, इसलिए हमें मन पर कंट्रोल रखना सिखाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब आप चंद्रमा को आसमान में देखते हैं तो कभी भी एक जैसा नजर नहीं आता, घटता बढ़ता नजर आता है। हमारा मन भी तो इसी तरीके से है, आज मन है और कल मन नहीं है। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मन नाम का ऑर्गन हमारी बॉडी में है नहीं, ये हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट का एक सिंक है जो हमें एक सिग्नल देता है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। तो इस दौरान जब ग्रहण लगता है, एक तरीके से हमारा इमोशनल और स्पिरिचुअल टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे समय मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, इमोशनल जो है हम लो फील करेंगे, बट ये सिर्फ हमें मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कुछ सीन, क्योंकि राहु जो है वो क्या है, छलावा है। राहु का काम है भ्रम पैदा करना, और भ्रम ये कहाँ पैदा करेगा, मन पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ग्रहण को हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। आपने डर शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए साध्वी जया जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, डर तो सूतक का नाम सुनते लग जाता है, लोग समझ जाते सूतक की शुरुआत हो गई, उससे पहले लोग समझ जाते हैं खाना नहीं बना के रखना है, तुलसी का उपयोग कीजिए। बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जो परंपरा के तहत बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। क्या उतना डरने की जरूरत है? सूतक में क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत बेसिक अगर आप बता सकें जो मुमकिन भी हो आम लोगों की दिनचर्या में उसका पालन कर पाना। बहुत अच्छे से हमारे जो भी ज्योतिष हैं जो बैठे हैं उन्होंने बहुत टेक्निकली समझाया है। मैं इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करूंगी कि सबसे पहले ना हम लोग जिन चीज़ों को परंपरागत तरीके से समझ लेते हैं पर कभी उनके पीछे का अर्थ नहीं समझते, बस एक रिचुअल है, रूटीन है तो उससे करते हैं। सूतक का मतलब होता है कि जिस समय पे अशौच है यानी कि संक्रमण है, यानी कि कुछ इन्फेक्शियस है। आप देखिए कि एक ह्यूमन बॉडी, एक छोटी, अगर आप किसी प्लैनेट से, किसी बड़े ग्रह से एक ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करें तो एक ह्यूमन बॉडी बहुत छोटी बॉडी है और एक सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ा एक ग्रह है। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी का भी अपना एक ऑरा, अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक एनर्जी फील्ड होती है। ऐसे ही ग्रहों की अपनी एनर्जी फील्ड होती है जो आपस में ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और जितनी ये सेलेस्टियल बॉडी हमारे सोलर सिस्टम या हमारे बड़े जो ब्रह्मांड में आती हैं वो पृथ्वी पर भी असर डालती हैं और पृथ्वी की एनर्जी फील्ड को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो सूतक या अशौच जो है, हमारे जो पौराणिक ट्रेडिशनल जो परंपरागत तरीके से जो पौराणिक लोग थे उन्होंने देखा था कि 9 से 10 घंटे पहले तक जो प्री कुक्ड फूड था उसमें इन्फेक्शन पैदा होता था या वो स्पॉइल हो जाता था। तो ये जो है, ये एनर्जी फील्ड जो हमारी पृथ्वी की है वो इस समय डिस्टर्ब हो रही है और एक स्पॉइल्ड, और इसी तरीके से जैसे हम 72% वाटर है, मून हमारी वाटर को इम्पैक्ट करता है, हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम लो हो जाता है, एनर्जी से फुल स्पॉइलेज ज्यादा बढ़ रही है, तो उस समय कहते हैं कि इट्स नॉट हेल्दी। अगर आप चीजों को देखें, जितना प्रमाण हमारे से पहले बोलने वाले जो भी ज्योतिषाचार्य हैं इन्होंने समझाया है, या पहले भी हम सनातन धर्म की या सनातन परंपरा की हम कोई भी व्यवस्था देखें तो मुख्यतः ये 3-4 बिंदुओं पर काम करती है। एक, सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ पर, ह्यूमन स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पर, ह्यूमन माइंड पर। अगर हम हर चीजों को देखें, जो अभी उन्होंने कहा कि हमारा जो राहु है वो मन को प्रभावित करता है, तो
हमारे नहीं, जया जो जी ये इसमें करना क्या चाहिए, मतलब हमें सिंपल उसी समय खाना बनाना चाहिए फिर खा लेना चाहिए, पहले का खाना या आटा भी गुंदा हुआ है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्या अभी ऐसे? क्या और है, तुलसी नहीं मैम क्या अभी काम करता है? अगर खाना बना है उसमें हमने तुलसी डाल दिया तो वो क्या पवित्र हो गया वो खाना, उसको खा सकते नहीं, मैं हैं? आपको बता, तुलसी और आम के जो पत्ते हैं ये तोड़ने के बाद भी इनके अंदर इस तरीके की इफेक्ट होता है जी कि जहां ये होते हैं, जैसे आम का पत्ता जहां होगा वहां 12 घंटे तक ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी। जी तुलसी जहां होगी वहां पर फिर जर्म मल्टीप्लिकेशन या जर्म इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जब आपका फूड स्पॉइलेज हो रहा है और आप तुलसी का पत्ता खाने में रख रहे हैं तो वो स्पॉइल नहीं होगा। पौराणिक समय में आपके पास रेफ्रिजरेशन नहीं होती थी, आप तुलसी से प्रोटेक्ट करते थे, अग्नि से प्रोटेक्ट करते थे। अब आपके पास रेफ्रिजरेशन है, लेकिन क्योंकि व्यवस्था बन गई है आप रेफ्रिजरेटेड फूड भी खाएंगे लेकिन आपका डाइजेशन लो होता है, तो हल्का खाना खाएं। अगर आप इस समय उपवास रख सकते हैं तो ये और उस समय आप इस समय जो हम अशौच का काम बोलते हैं, जैसे इन्होंने मेरे से पहले जो वक्ता बोल रही थी, इन्होंने बहुत अच्छा जी समझाया कि मन को प्रभावित करता है। तो कोई भी एक्शन आप इम्पल्स में न लें, इसलिए इस समय जाप या मेडिटेशन को प्रमोट किया जाता है कि आप जाप करें, मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, आप ईश्वर का योग करें। और यानी उस मन समय को आप अपने आप को स्थिर रखना है, मन मन चंचल है को, उसको पकड़ हाँ, कर रखना है। ठीक है पवन जी। जी इम्पल्सिव ना हो, क्योंकि ऐसे में जैसे उन्होंने कहा कि भ्रम पैदा होंगे, आपको इल्यूजनरी हो सकता है, आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो कीप अलाइन, और ये एक पोर्टल भी बनता है, जैसे अगर एनर्जी कुछ चीजों को डिस्टर्ब कर रही है तो कुछ एनर्जीज अलाइन भी हो रही हैं, जिससे आपका जो स्पिरिचुअल जी एवोल्यूशन है, जो हमारी परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि हम आध्यात्मिक तौर से अपनी चेतना को ऊपर ले जाएं, ये एक मौका होता है जिसमें हम इसका मौका लाभ उठा सकते हैं। तो ये ठीक है चंद्रग्रहण अगर हमारे को एक डिसिप्लिनरी व्यवस्था में आने में भी मदद करता है। जी मैम। पवन जी भी हमारे साथ हैं। पवन जी क्या असर आप देखते हैं दुनिया में, क्या असर देखते हैं इसका, भारत पर क्या असर देखते हैं? क्योंकि बहुत मन चंचल की बात तो राजनेताओं के मन भी हो सकता है चंचल हो, क्योंकि हमने ट्रंप को देखा ही है हाल फिलहाल कितनी चंचलता से उन्होंने 50% का टैरिफ भारत पर लगा दिया। तो ये चंचलता कितना नुकसान या फायदा पहुंचा सकता है भारत के लिहाज से अगर देखें तो? देखिए, इस चंद्र ग्रहण को समझना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं विद्वत पैनल को प्रणाम करना चाहता हूं, और बहुत अच्छे तरीके से आप डिबेट को करवा रहे हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूं जो इस पैनल का हिस्सा बन पाया। देखिए, ये वाला जो चंद्र ग्रहण है ये विशेष है, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, ये विशेष है। और विशेष का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि चंद्रमा के साथ राहु का योग है, और उसके ठीक आगे शनि है। और चंद्रमा पर एक बृहस्पति के अलावा कोई और शुभ दृष्टि भी नहीं है। उस पर बुध, सूर्य, केतु, राहु और शनि का प्रभाव है। तो ये मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, और क्रोध की वजह से दुनिया भर में समस्याएं होंगी, आर्थिक समस्याएं भी होंगी, युद्ध से संबंधित समस्याएं भी होंगी। और 15 दिनों के भीतर लगभग भीतर सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो ये पश्चिम को ज़्यादा प्रभावित करेगा, हमें तो उतना नहीं करेगा, ये पश्चिम को और भी ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि राजनेता का जो क्रोध है या गलत डिसीजन है वो ज़्यादा भारी पड़ता है बनिस्बत सामान्य लोगों के क्रोध के या उनके गलत डिसीजन से। तो राजनेताओं का गलत डिसीजन दुनिया के सामने एक परेशानी खड़ी कर सकता है, कह सकता है, करेगा ही। देखिए, चंद्रमा को हम दिमाग के हाइपोथैलेमस से देखते हैं, और जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो जो अभी हमारी बहन जया भारती जी ने कहा कि जो, और मनीषा जी ने भी कहा इस बात को, कि जब चंद्रमा मन को प्रभावित करेगा, या अगर हम ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हाइपोथैलेमस को प्रभावित करेगा, तो मन गलत डिसीजन लेगा, उसमें वहम आएगा, उसमें डर आएगा, उसमें शक पैदा होगा, वो कुछ का कुछ बोलेगा, कुछ घबराहट महसूस करेगा। या जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है वो ज़्यादा डिप्रेशन महसूस करेंगे कुछ दिनों के लिए। बस ये परेशानियां इस चंद्र ग्रहण में लोगों को होंगी। बिल्कुल। अभी देखिए, चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। एक बड़ा पैनल आज तक पर इस वक्त मौजूद है। नीरज जी भी हमारे साथ है, खगोल शास्त्री हैं, वो उस लिहाज
लिहाज से भी बताएंगे इसका महत्व क्या है या इसका क्या असर होगा।